हेलो पढ़ने वाले बच्चों, आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में था सेम काम करना है, बस हमको ग्राफ से आगे उसका अलजेब्रिक उसका इंटरप्रिटेशन बताना है। ठीक, अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफिकल बताया था कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कि कोइंसिडेंट है, कि पैरेलल है। इसमें हमको बस बता देना है कि हमारा इक्वेशन जो दो ठो दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो हम बता दें कि इंटरसेक्टिंग वाले कंडीशन और कोइंसिडेंट वाला कंडीशन ये दोनों क्या होते हैं, कंसिस्टेंट में आते हैं। और जो पैरेलल वाला कंडीशन होती है जिसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है, वो पैरेलल की कंडीशन होती है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे पैरेलल वाले को। आइए इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन 3 यही कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। हमारे पास जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो क्या c1 उस साइड है क्या? तो इस c1 को हमको इसको जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब ना हम कंपेयर करेंगे। और दूसरा क्या होगा, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इसको पहले जनरल फॉर्म में बना लें अपना इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म में आएगा 3x प्लस 2y, ये प्लस 5 पे इधर आएगा तो माइनस 5, 2x माइनस 3y, ये प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, आप डायरेक्ट उधर लेके भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जनरल फॉर्म में बनाने की आदत रखिए आप लोग अपनी। ठीक, आइए अब a1 की वैल्यू निकालते हैं। a1 क्या है मेरा 3, b1 क्या है मेरा 2 और c1 है माइनस 5, a2 है 2, b2 है माइनस 3 और c2 है माइनस 7। क्लियर, आगे आते हैं, कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 3, ये उल्टा हुआ है। ठीक, और लास्ट c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 7। तो क्या ये इस तीनों में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल हो रहा है? कोई इक्वल नहीं हो रहा है, यानी हमारे पास पहली वाली कंडीशन आती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो यानी ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक, और इसका और क्या हो सकता है, लाइन क्या होगी ग्राफिकली अगर देखा जाए तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर लाइन को ग्राफिकली देखा जाए तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो इसका कंसिस्टेंट होगा। और सोल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। टेबल याद कर लीजिए आप लोग, टेबल एग्जाम में आती है। ठीक, आइए इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब वापस से इसको पहले जनरल फॉर्म में आप करिए, बार बार हम जनरल फॉर्म लिख नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8, 4x माइनस 6y प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस। ठीक, अब हम a1 अपॉन a2, अब हम डायरेक्ट करते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। ठीक, a1 अपॉन a2 वैल्यू बताइए, आप लोग खुद से देखिए क्या होगा, a1 2 होगा और a2 4 होगा, यानी 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा 1 बाई 2। b1 अपॉन b2 आइए 3 अपॉन 6, यानी माइनस 3 माइनस 6, माइनस से माइनस 3 1 जा 3 2 जा 1 बाई 2। और c1 अपॉन c2 माइनस 8 माइनस 9, कुछ कटेगा नहीं, कटेगा बहुत कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक,
यानी इस क्वेश्चन में दिख रहा है हमें कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी ये तीसरी वाली कंडीशन आ जा रही है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, जब b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की इक्वल नहीं होता है तब आपकी पैरेलल लाइंस बनती है, और जब पैरेलल लाइंस बनेगी तो आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिए ना, कहीं मिल रहा है, अगर जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तब ना मिलेगा सोल्यूशन, ये सोल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्ट तो हो नहीं रही, फिर तो पैरेलल लाइन बन रही है, और जब पैरेलल लाइन बनेगी तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, इक्वेशन कैसे कहलाएंगे, जो ये दोनों इक्वेशन है क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इनकंसिस्टेंट। और ब्रैकेट में लिखना चाहें तो नीचे पैरेलल लाइंस भी लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट में क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। आइए कंपेयर करते हैं। पहले a1 अपॉन a2 यहीं से करते हैं। a1 अपॉन a2, a1 क्या है यहाँ पे 3/2, a2 क्या है मेरा 9 है, 9 है मेरा, ठीक। अब 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ये पूरा a1 है, ये a2 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। अब इसको ऊपर भेजने के लिए रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो 3/2 तो यही रहेगा, ये रेसिप्रोकल जाएगा तो क्या लिखेंगे 1/9, 1 ऊपर चले जाएगा 9 नीचे रह जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी आंसर मेरा आ जाएगा 1/6, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6। अब आते हैं b1 अपॉन b2 पे, क्या होगा 5/3 b1, b2 क्या है -10, इस माइनस को ध्यान से लिखिएगा, नहीं तो बहुत से लोग 10 लिख देंगे, सिर्फ 10 लिख देने से पूरा क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जब रेसिप्रोकल होगा इसका तो 5/3 ऐसे रह जाएगा इंटू 1 अपॉन -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 -2, यानी मेरा आंसर आ जाएगा इसका 1 1 जा 1, 3 2 जा -6, और नीचे माइनस होता नहीं तो माइनस की साइन कहां लग जाएगी यहाँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, फिर ऊपर चला जाता है माइनस, ठीक, ये आपको पता होगा, आप 10th में है। आते हैं थर्ड c1 अपॉन c2 पे, 7/14, ये आ जाएगा 1 और 2, 1/2। तो हमको यहीं पे दिख गया कि यहां पे a1 अपॉन a2 1/6 आया है, लेकिन b1 अपॉन b2 -1/6 आया है, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की इक्वल ही नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन बन गई, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ही नहीं है, तो पहली कंडीशन बन गई, पहली कंडीशन बन गई, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, तो कंसिस्टेंट लिख देंगे, कहां लिखा है ये लिख देंगे कंसिस्टेंट, इक्वेशंस हो जाएंगे, ठीक। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन बन रही है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में कंसिस्टेंट बनता है और पैरेलल में इनकंसिस्टेंट बनता है, ठीक। क्लियर। आइए फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। अरेंज करना चाहे तो अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आइए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 लिखते हैं, रेशियोज को कंपेयर करते हैं। 5 अपॉन -10, क्लियर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी मेरा आंसर आया 1 -1 अपॉन -1/2, क्योंकि -10 है ये माइनस नीचे नहीं रहेगा ऊपर हो जाएगा, तो -1/2 a1 अपॉन a2 आ गया। b1 अपॉन b2 पे आते हैं, -3/6, 3 1 जा 3 2 जा, यानी -1/2, b1 अपॉन b2 भी आ गया। c1 अपॉन c2 पे आते हैं, 11 अपॉन -22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये भी -1/2 आ गया क्योंकि नीचे माइनस था, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों आपस में
इक्वल आए, तीनों की वैल्यू -1/2 -1/2 -1/2 आई, यानी ये कौन सी कंडीशन बन रही है, दूसरी वाली कंडीशन बन रही है। दूसरी कौन सी कंडीशन थी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन में तीनों इक्वल होते हैं, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं, यानी ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी, ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। आइए देखते हैं, लिख देते हैं हम A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक, आइए हम लोग फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। आइए रेशियोज को कंपेयर करते हैं। पहले A1/A2 को कंपेयर करेंगे, क्या आएगा 4/3, A1 हो गया ये पूरा A1, A2 क्या है 2, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, रेसिप्रोकल होगा 4/3 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट आते हैं B1/B2, B1 क्या है आपका 2, B2 आपका क्या है 3, तो ये भी क्या आ गया 2/3। C पे आते हैं, C1/C2 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी ये भी इक्वल हो गया, यानी ये भी 2/3 आया, ये भी 2/3 आया और ये भी 2/3 आया। यानी अगर तीनों इक्वल आए तो तीनों इक्वल की कंडीशन में क्या होता है, तीनों इक्वल कंडीशन मतलब कोइंसिडेंट हो रही है, यानी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, यानी तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल का मतलब कोइंसिडेंट हो गए, कोइंसिडेंट का मतलब इक्वेशन मिलेगा, आंसर मिलेगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देख के हमको यह समझ में आया कि अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और दोनों इक्वेशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। सेकंड, अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, लाइन कोइंसिडेंट होगी और इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। यानी पहले दोनों में, इंटरसेक्टिंग में भी और कोइंसिडेंट में भी इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। और थर्ड क्या था कि अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं है, तब हमको लाइन पैरेलल मिलती थी जिसमें नो सॉल्यूशन होता था और उस इक्वेशन को, वो इक्वेशंस जो होते थे वो इनकंसिस्टेंट होते। इतना अगर समझ में आया तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फिर तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, टेक केयर, टिल देन टेक केयर।